नमस्कार साथियों, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। सब लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? बिल्कुल रिदम में चल रही है। तो आज हमारी जो इंडियन इकोनॉमी सीरीज की लास्ट क्लास है, इसके बाद में इंडियन इकोनॉमी हमारी है वो इंडियन इकोनॉमी सर्वे वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद में हम इंडियन जो इकोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 12। उससे पहले एक बार कंसाइज रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा है। चैप्टर नंबर 9 और 10 उसके देख लेते हैं क्या क्या फैक्ट है। चैप्टर नंबर 10 किससे संबंधित था? इसको हमने पढ़ा इंडस्ट्री से संबंधित था, जो लघु एवं मध्यम उद्योग दोनों से संबंधित था। और इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो हम देखते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र में कुल सकल निर्मित जीवीए में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? 14.3%। फिर हमने पढ़ा सीमेंट क्षेत्र। सीमेंट क्षेत्र में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। फिर हमने पढ़ा कोयला। कोयला उत्पादन कितना किया जाता है? लगभग 997.2 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया जाता है। और कुल बिजली से जो हमारी कुल बिजली बनती है उसका 70% कोयले से बनती है। और 2030 तक है जो कि 100 मीट्रिक टन है जो कि कोयले का गैसीकरण करने का हमारा लक्ष्य है। फिर हमने पढ़ा फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल में हम जो दवा का क्षेत्र है उसमें देखते हैं तो मात्रा के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा बाजार है। और उत्पादन की दृष्टि से जो वैश्विक जेनेरिक दवाइयों में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 20% है। और भारत का दवा बाजार वर्तमान में कितना है? 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर। फिर हमने पढ़ा वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग के विनिर्माण क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की भागीदारी कितनी है? 10.6%। और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र उत्पादक देश है। और सिर्फ 5 जो निर्यातक देश है उनमें भारत शामिल है। उसके बाद में पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र। और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र की जो वैश्विक बाजार है उसमें भारत की भागीदारी 3.4% है। और देश की जीडीपी में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की भागीदारी कितनी है? 4%। फिर हमने पढ़ा ऑटोमोबाइल क्षेत्र। इसके बाद में हमने पढ़ा पीएलआई स्कीम जो उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। इसका कुल बजट कितना है? 1.97 लाख करोड़। और उसमें कितने उप क्षेत्र प्रमुख शामिल है? इसमें मुख्यतः 14 क्षेत्र है वो शामिल किए गए हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 11 हमारा सर्विस सेक्टर, सेवा से संबंधित क्षेत्र है उसके बारे में। सेवा से क्षेत्र में इसमें यह दे रखा है कि सेवा क्षेत्र की देश की जीडीपी में हिस्सेदारी कितनी है? 55%। उसके बाद में पढ़ा सेवा निर्यात में हमारी रैंक कौन सी है? 5वीं रैंक है। फिर हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट में पढ़ा कि देश के कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र के निर्यात की हिस्सेदारी कितनी है? वो है 44%, 44%। इसके बाद में हमने पढ़ा फ्यूचर स्किल प्राइम, एक योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई जिसका नाम है फ्यूचर स्किल प्राइम। इसका जो नोडल मंत्रालय वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं नेस्केम इंडिया की। और इसका प्रमुख जो उद्देश्य है वो योग्यता एवं अभिरुचि के अनुरूप कौशल का विकास करना। किसके अनुरूप? योग्यता एवं अनुरूप। तो पूछा जा सकता है, ये 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। फ्यूचर स्किल प्राइम योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो इसमें आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं नेस्कोप इंडिया। और इसका उद्देश्य क्या है? योग्यता और अभिरुचि के अनुसार कौशल का विकास करना। फिर एक पोर्टल आया जिसका नाम है संचार साथी पोर्टल। ये मोबाइल ग्राहकों को सशक्त बनाने, उनको जागरूक करने हेतु शुरू किया गया था। फिर हम पढ़ते हैं एक रिपोर्ट आई थी विश्व आर्थिक मंच, और रिपोर्ट का नाम क्या है? पर्यटन यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024। उसमें भारत की रैंक क्या है? 39 आपको याद रखनी है। इसके बाद में हमने अतिथि से संबंधित योजना पढ़ी, प्रसाद योजना, स्वदेश दर्शन 2.0, अतुल्य भारत पर्यटन सुविधा प्रदाता प्रमाण पत्र कार्यक्रम। इसके बाद में हमने पढ़ा रियल एस्टेट। इसके बाद में हमने पढ़ा सूचना जो आईटी सर्विसेज है उसमें। इसमें सरकार का कहना है कि देश में जो जीडीपी के में है जो आईटी क्षेत्र का है जो कि उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। और उसके आंकड़े भी दिए हैं कि वृद्धि कितनी हो गई है? 5.9% हो गई है। भारत का ये जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का तकनीकी जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसके बारे में कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत है जो कि विश्व में 30वें नंबर पर जो स्टार्टअप इकोनॉमी है, स्टार्टअप इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम को शुरू करने के लिए जो सिस्टम होता है, स्टार्टअप कंपनियों को शुरू करने के लिए या स्टार्टअप को शुरू करने के लिए जो सिस्टम होना चाहिए, जो बाह्य जो वातावरण होना चाहिए, उसके हिसाब से भारत की रैंक वर्तमान में कौन सी है भाई? तीसरी है।
और देश के कुल जितने भी एआई प्रतिभाशाली व्यक्ति है उसमें 16% कौन है, इंडियन है। तो ये हमारा जो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के ब्राइट फ्यूचर को इंगित करता है। इसके बाद में हमने पढ़ा टेली घनत्व और इंटरनेट घनत्व। तो टेली घनत्व हमारा कितना है, 85.7% और इंटरनेट घनत्व है 68.2%। फिर कुछ 5G और 6G से संबंधित मिशन या परियोजना है, क्या है, एक है 5G टेस्ट बेड 2022 में लॉन्च किया गया था शिक्षा जगत और उद्योग जगत में अनुसंधान एवं विकास के लिए। फिर हमने शुरू किया था भारत 5G पोर्टल, ये कैसे संबंधित है, दूर संचार क्षेत्र में नवाचार सहयोग एवं ज्ञान साझा को बढ़ाने के लिए। फिर हमने पढ़ा भारत 6G विजन, ये किससे है, मार्च 2023 में लॉन्च किया गया और भारत इसका लक्ष्य है जो कि प्रौद्योगिकी को विकसित करना है। भारत 6G मिशन और ये 6G के चरणवार उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये शुरू किया गया। ये 60 नहीं, इसको थोड़ा ध्यान रखना, 6G है, ठीक है, टाइपिंग एरर है, तो ये 6G है। तो ये हमारा हो गया दूरसंचार से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। इसके बाद में हम देखते हैं ई कॉमर्स से क्षेत्र। ई कॉमर्स का मुख्यतः हमारा एक इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो ई कॉमर्स बाजार है वो 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की संभावना है। इसके बाद में आज हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 12 और उसके बाद में चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 12 है वो अवसंरचना से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारा जो मेंस का सिलेबस है उसमें भी अवसंरचना टॉपिक दिया हुआ है और उसमें हर बार मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार जो नेशनल लॉजिस्टिक नीति पूछी थी, राष्ट्रीय रसद नीति, वो इस अवसंरचना टॉपिक से ही रिलेटेड था। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है कि भारत की नीति रणनीति पॉलिसी स्ट्रेटजी का लक्ष्य भौतिक, सामाजिक, वित्तीय और डिजिटल क्षेत्रों में लचीले विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करके 2047 तक विकसित भारत बनाना। एक बात आपने नोटिस की होगी, जितने भी इकोनॉमी सर्वे में हमने चैप्टर पढ़े सब चैप्टरों में एक चीज कॉमन थी, सरकार का इंट्रोडक्शन था, उसमें एक चीज कॉमन थी कि इस क्षेत्र के द्वारा इस क्षेत्र को बढ़ाकर, इस क्षेत्र में विकास की दर को बढ़ाकर हमारा लक्ष्य है वो 2047 तक विकसित भारत बनना है। तो इसका उपयोग हम मेंस में कर सकते हैं। जहां पर भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे उसमें हम उद्देश्य के रूप में या फिर निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं या फिर सुझाव के रूप में लिख सकते हैं कि इस प्रकार इस चीज को हम इसका सॉल्यूशन करके या फिर इसमें हम बेहतर करके क्या कर सकते हैं, 2047 तक विकसित भारत को लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। तो ये मेंस के इंपोर्टेंट से ये जो फैक्ट है, ये पॉइंट है, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पर भी इसको पुटअप कर सकते हैं। फिर बुनियादी ढांचे में भारत का निवेश बड़े पैमाने पर सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा वित्त पोषित किया गया था। वित्त वर्ष 2019 और 2023 के बीच केंद्र और राज्य सरकारों ने क्रमशः कुल निवेश का 49% और 29% योगदान दिया, जबकि निजी क्षेत्रों का योगदान 22% है। इसका मतलब जो बुनियादी ढांचा भारत में जो अवसंरचनात्मक ढांचा निर्माण किया जा रहा है उसमें ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की। निजी क्षेत्र की भागीदारी इसमें बहुत ज्यादा कम है। वर्तमान में लगभग जो रिपोर्ट के अनुसार 22% भागीदारी है वो किसकी है, निजी क्षेत्र की है। इसके बाद में देखते हैं हम सड़क परिवहन। सड़क परिवहन के क्षेत्र में हमारी क्या स्थिति है और सरकार इसके लिए क्या क्या प्रयास करी है। तो इसमें लिखा है पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों में कितनी वृद्धि हुई है, 1.6 गुना हमारे जो नेशनल हाईवे है देश में उनकी वृद्धि हुई है। फिर भारतमाला परियोजना, आप सबने अपने राजस्थान वालों को तो सबको ही पता है, मारवाड़ी स्पेशली मारवाड़ बेल्ट से निकलती है, ठीक है। तो भारतमाला परियोजना का 2016 का जो मेंस था उसमें पूछा गया था कि भारतमाला परियोजना पर संक्षिप्त विवरण या चर्चा करो, 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो इस प्रकार के मेंस में प्राय क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भारतमाला परियोजना के तहत नेटवर्क का विस्तार किया गया, जिससे 2014 से 2024 तक हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई लगभग 12 गुना और लेन 4 सड़कों की लंबाई 2.6 ये जो गुना है ये बढ़ गई है। तो ये आप मेंस के हिसाब से आपको यहाँ याद नहीं करना है। फिर सड़क परिवहन या सड़क विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके 3 फेज देखते हैं। पहला फेज है यह सभी मौसमों के लिए ग्रामीण कनेक्टिविटी हेतु 2000 में शुरू की गई थी। लक्षित 99.6% को कनेक्टिविटी मिल गई थी। तो यह शुरू कर दे कब हुई कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू कब हुई थी, 2000 के अंतर्गत। फिर इसका सेकेंड चरण 50,000 किलोमीटर चयनित मार्गों और प्रमुख ग्रामीण संपर्कों को उन्नत करने के लिए यह 2013 में शुरू की गई। तो इसका दूसरा चरण है जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कब शुरू हुआ था, 2013 में।
फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का तीसरा चरण, इसे कृषि बाजारों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और अस्पतालों को जोड़ने हेतु 1.25 किलोमीटर के लिए 2019 में शुरू किया गया। पहला चरण 2000 में, दूसरा चरण 2013 में और तीसरा चरण 2019 में। एक बार रीड आउट कर लेना, ज्यादा इसमें याद रखने जैसा कुछ है नहीं। फिर हम देखते हैं राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम। ये क्या है? सरकार भविष्य हेतु तैयार टिकाऊ शहरों के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और प्लग एंड प्ले बुनियादी ढांचे की पेश करने हेतु 11 औद्योगिक गलियारे विकसित करी है। ये हमने जब हमारा बजट पढ़ा था, बजट के अंदर की इसको देखा था कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे कितने विकसित किए जा रहे हैं, 11। और ये आपके प्री के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको अच्छे से याद करना चाहिए, क्योंकि ये पिछले कुछ दिनों जो न्यूज़पेपर में रेगुलर पढ़ रहे हैं उसमें एक न्यूज़पेपर की ये कट थी कि कौन कौन से औद्योगिक गलियारे हैं। तो आप अगर चाहो तो वो भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे, 11 औद्योगिक गलियारे कौन कौन से हैं, राजस्थान से कौन कौन से निकल रहे हैं, कौन से नहीं निकल रहे हैं, इनका पूछा जा सकता है कुछ सुमेलित करने का, या पूछा जा सकता है कौन सा 11 औद्योगिक गलियारों में शामिल है या नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा, क्योंकि ये करंट में काफी मुद्दा है, वो हाईलाइट रहता। तो आपको आई थिंक सबको है जो कि इस पे गूगल में जाकर और विजिट करना चाहिए। और ये याद रखना है कितने औद्योगिक गलियारे है, 11। कितने औद्योगिक गलियारे, 11। फिर एक योजना है पर्वतमाला, ये मिसप्रिंट नहीं है, पर्वतमाला ही इसका नाम है, भारतमाला, सागरमाला और पर्वतमाला। पर्वतमाला क्या है? जो धार्मिक और पर्यटन संपर्क है उसको बढ़ावा देने के लिए 6 रोपवे परियोजनाएं शुरू की जाएगी। कितनी रोपवे? 6। किसके लिए? ये पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए और धार्मिक स्थलों को पर आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए ये शुरू की जाएगी। और कितनी है? 6 रोपवे परियोजनाएं, ये आपको याद रखना है। फिर अगला है संधारणीय कच्चे माल। राजमार्ग विकास में अब संधारणीय सामग्रियों और आधुनिक निर्माण तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें कुल सड़कों के लिए लैंडफिल सामग्रियों का उपयोग और नेशनल हाईवे को बेहतर बनाने में टिकुमेन और डामर का पुनर्जनन, ये आपको याद नहीं रखना है। फिर डिजिटलीकरण, टोल डिजिटलीकरण के कारण 2014 से अब तक टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय है जो कि कम हो गया है, क्योंकि जो फास्टैग वगैरह आ गए हैं, इससे जो प्रतीक्षा समय, जहां वेटिंग लिस्ट ज्यादा लगती थी, लाइनें ज्यादा लगती थी, वो अब क्या हो गई है? कम हो गई है। इसके बाद में हम देखते हैं सड़क परिवहन के बाद में हम देखते हैं रेल परिवहन। रेल परिवहन के क्षेत्र में सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है? भारतीय रेलवे 68,584 किलोमीटर लंबे मार्ग और 12.54 लाख कर्मचारियों के साथ एक प्रबंधन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भारतीय जो रेलवे नेटवर्क है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, इवन चाइना और यूएसए से भी आगे। पिछले 5 वर्षों में रेलवे पर पूंजीगत व्यय में 77% की वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 2024 में 2.62 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जिसमें नई लाइनों, गेज परिवर्तन और पटरी को दोहरीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें आपको याद नहीं रखना है, ये भी याद नहीं रखना है। मिशन 100% विद्युतीकरण, भारतीय रेलवे का 96.4% विद्युतीकरण हो सका है। भारतीय रेलवे का टारगेट है कि जितना भी रेलवे लाइन है उसको क्या किया जाए, पूर्णतः 100% क्या किया जाए, विद्युत। जो कोयला से संचालित रेल है ये समाप्त हो जाएगी, बंद करनी जाएगी। और हमारा टारगेट क्या है, जो रेल संचालित हो जाएगी वो किससे हो जाएगी, पूर्णतः विद्युत से हो जाएगी, ठीक है। और विद्युतीकरण का हमारा टारगेट कितना हो चुका है, 96.4, मतलब 100 में से लगभग 96 जो ट्रेन है वो किससे संचालित हो रही है, लाइट से संचालित हो रही है। इसके बाद में रेलवे से संबंधित भारत सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की है, इसके बारे में हम संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना। स्टेशनों के निरंतर विकास के लिए 2023 में शुरू की गई थी। अब तक 1324 स्टेशनों के उन्नयन को चिन्हित किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना 2023 में शुरू की गई, नाम से पता चल रहा है। अमृत भारत किसको करना है, स्टेशन को। तो स्टेशन को क्या करना है, अमृत करना है। अमृत करने का मतलब क्या होगा, कोई भी स्टेशन है उनके बुनियादी ढांचे का विकास करना है, वहां पर साफ सफाई जैसे जो चीजें हैं उसको विकसित करना है। ये सारा का सारा चीज किसमें हो गया, अमृत भारत स्टेशन मिशन के अंतर्गत। फिर हमारी योजना एक है MAHSR, ये आपके इंपॉर्टेंट है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। MAHSR, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल 508 किलोमीटर की यह परियोजना। आपको यह भी याद रखना है कितने किलोमीटर की है, 508 किलोमीटर की। इस योजना के तहत भूमि ग्रहण और सिविल कंडक्ट अवार्ड का कार्य हो चुका है। यह जापान की एक कंपनी है जीका,
उसके सहयोग से ये हो रहा है। तो आपको याद रखना है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे कुल लंबाई कितनी है 508 किलोमीटर, और संस्था जिसका सहयोग दिया जा रहा है वो कौन सी है, जापान की संस्था है। तो ये दो फैक्ट आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछा जा सकता है। फिर समर्पित माल ढुलाई गलियारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन, क्योंकि ये भी पिछले कुछ समय में चर्चा में बना हुआ था, आपने अखबार में पढ़ा भी होगा, बहुत बार इसके बारे में आया है। तो ये भी क्या है हमारे पीरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पूर्वी और पश्चिमी डीएफसी कार्यान्वयन है जो वित्त वर्ष 2023 के अंत तक कुल लंबाई का लगभग 96.1% पूरा कर लेंगे। फिर है जो कि गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, ये क्या है, उद्योग की मांग एवं कार्गो यातायात की क्षमता के आधार पर रेलवे और गैर रेलवे भूमि पर निजी भागीदारों विकसित किया जा रहा है, जो इन माल की आवाजाही के लिए, माल की आवाजाही को और बेहतर करने के लिए ये एक टर्मिनल स्थापित किया जा रहा है। फिर है आपको याद रखने की इसकी जरूरत नहीं है। फिर विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली क्या है, इसका उपयोग यांत्रिक सिंगलन के स्थान पर किया जा रहा है, इसको भी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के साथ कवच और स्वचालित ब्लॉक स्प्रिंग का उपयोग किया जा रहा है, इसको भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला हम स्लाइड देखते हैं, रेलवे के 3 प्रमुख गलियारे, ये आपको याद रखना है, तीनों गलियारे कौन कौन से हैं, प्री में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से रेलवे के 3 कौन से गलियारे हैं, या फिर कोई चार्ट दे देगा कि कौन सा रेलवे का गलियारा नहीं है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अभी जो आरएस 2023 का मेंस हुआ था, 23 का मेंस, इसमें ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो अवसंरचना वाला टॉपिक है, इसमें से हर बार मेंस में कहीं ना कहीं क्वेश्चन 100% पूछा जा रहा है, ठीक है। तो रेलवे के 3 गलियारे कौन से, उच्च यातायात घनत्व गलियारा, ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारा, और फिर रेल सागर बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा। इसके बाद में हमने सड़क परिवहन के बारे में बात कर ली, रेल परिवहन के बारे में बात कर ली, अब हम करेंगे जल परिवहन वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत की रैंकिंग है जो कि 22वीं हो गई है। आपको पहले भी बता दिया कि जो लॉजिस्टिक इंडेक्स है वो किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और शिपिंग के क्षेत्र में भारत की रैंक वर्तमान में कौन सी है, 22। 2014 में 44वीं थी, अब आधी हो गई है। बंदरगाहों, शिपिंग और जलमार्गों के लिए केंद्रीय पूंजीगत व्यय में 27% की वृद्धि दर्ज की गई, ये आपको याद नहीं रखना है। फिर हमने भारतमाला सड़क से पढ़ी, तो एक योजना है जिसका नाम है सागरमाला, जो बंदरगाहों को आपस में जोड़ने का काम करती है। क्या है, वर्ष 2015 में शुरू की गई। इस कार्यक्रम के तहत बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और नए विकास के लिए 5.8 लाख करोड़ रुपए की लागत से कुल 839 परियोजनाएं शुरू की गई। तो आपका याद इतना ही रखना है, सागरमाला परियोजना किससे है, ये जो बंदरगाह के आधुनिकीकरण से संबंधित है, और ये परियोजना कब शुरू हुई, 2015 में। फिर 5 प्रमुख क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाना, बंदरगाह आधारित औद्योगिकीकरण, तटीय सामुदायिक विकास और तटीय शिपिंग और अंतरदेशीय जल परिवहन इसके प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल है। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, प्री के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है जो कि प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण एक्ट 2021 में एक एक्ट आया था, उसमें क्या है, विकेंद्रीकृत तरीके से निर्णय लेने, व्यावसायिकता और PPP सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर ध्यान केंद्रित करने से प्रमुख बंदरगाहों की दक्षता में वृद्धि हुई और प्रशासन में सुधार हुए। ये भी अपने इंपॉर्टेंट प्री के हिसाब से नहीं है। फिर है जो कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, यह है समुद्री कलाकृतियों और भारत के समृद्धि इतिहास के विशाल संग्रह को प्रदर्शित करने के लिए लोथल में बनाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्री में पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहां पर स्थापित किया जाएगा, लोथल गुजरात में। राष्ट्रीय समुद्री विरासत जो स्थल है, जो समुद्री परिसर है, वो कहां पर स्थापित किया जाएगा, ये परिसर गुजरात के लोथल में स्थापित किया जाएगा। ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। कौन सी सिटी, लोथल, ठीक है। अगला है वधावन में प्रमुख बंदरगाह। मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के वधावन में सभी मौसमों के अनुकूल ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाहों को विकासों को, अब ये इसमें ये पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो वधावन बंदरगाह निर्मित किया जाएगा, ये भारत के कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो भारत के महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। कहां पर, महाराष्ट्र में। और भारत का ये कौन सा बंदरगाह होगा, 13वां बंदरगाह होगा। इससे पहले भारत में 12 बंदरगाह है,
और ये कौन सा होगा वधावन वाला 13वां बंदरगाह। तो वधावन बंदरगाह कौन सा 13वां, किस और कहाँ पर है महाराष्ट्र में। फिर राष्ट्रीय समुद्री जो विरासत परिसर है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा लोथल गुजरात में। इसके बाद में जहाज निर्माण मरम्मत और पुनर्चक्रण। जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति योजना को वित्त वर्ष 2017 से वित्त वर्ष 2025-26 तक हस्तांतरित कर जहाज निर्माण अनुबंधों के लिए भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु शुरू किए गए थे। इसको आपको याद नहीं रखना है। फिर जहाज पुनर्थरकरण अधिनियम 2019 और इसके तहत नियम, ये भी याद नहीं रखना है कि यह हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुरूप सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल जहाज पुनर्चक्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। इसको भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर हरित सागर 2023 में ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत 4 प्रमुख बंदरगाह पहले से ही है। देखते हैं इसके बारे में आगे क्या है। फिर ये हो गया हमारा बंदरगाह से संबंधित। अगला हमारा जो अवसंरचना से संबंधित पॉइंट है वो है नागरिक उड्डयन। नागरिक उड्डयन सिविल एवियंस, जो एविएशन होता है उसमें क्या है, सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हवाई अड्डों के विकास, उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2025 की अवधि के लिए 26,000 करोड़ से अधिक रुपए की पंजीकृत व्यय की योजना बनाई। इसको भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं। फिर इसको आपको याद रखना है उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना। तो उड़ान योजना का संबंध किससे है, ये अपने नागरिक उड्डयन से संबंधित है और इसकी टैगलाइन क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। पिछले 7 वर्षों में असंगठित और अल्पविकसित हवाई अड्डों को जोड़ने हेतु 579 आरसी मार्गों को शुरू किए गए। इसमें आपको सिर्फ यही याद रखना है उड़े देश का आम नागरिक, इसकी टैगलाइन उड़े देश का आम नागरिक। पूछा जा सकता है उड़ान योजना की टैगलाइन क्या है। 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई, जिसमें से 12 हवाई अड्डों वर्तमान में चालू। इसको एक बार, क्योंकि ग्रीनफील्ड है हवाई अड्डे ज्यादा है, तो 21 को मंजूरी दे दी गई और वर्तमान में 12 कितने हैं वो चालू हो चुके हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि राजस्थान में ग्रीनफील्ड से संबंधित कौन सा एयरपोर्ट है। फिर हम देखेंगे इसके बाद में विद्युत क्षेत्र के बारे में सरकार की क्या है, जो पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर में क्या क्या प्रयास है। भारत में विद्युत पारेषण विश्व में सबसे बड़े एकीकृत विद्युत ग्रिडों में से एक है। वित्त वर्ष 2024 में अधिकतम बिजली की मांग 13% बढ़कर 243 गीगावाट की हो गई। भाई इतनी हमें बिजली जरूरत होती है। वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024 के बीच उपयोगिताओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में बिजली उत्पादन में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई। इसमें स्लाइड में आपको एक भी फैक्ट फ्री के हिसाब से याद नहीं करना है। फिर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल हमने पहले ही पढ़ ली थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों में से ये है और ये मेंस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 5 नंबर में। तो हमने जो अवसंरचना वाला टॉपिक देखा उसमें से 4-5 क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिए। सिर्फ प्री के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी 4-5 क्वेश्चन हमारे यहाँ से पढ़ गए। ध्यान रखना ये वन ग्रिड वन वर्ल्ड वन जो ग्रिड पहल है ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा शुरू की गई थी, उनकी संयुक्त पहल है। क्या है, एक टास्क फोर्स नवीकरणीय ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए क्षेत्रीय ग्रिडों अर्थात दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण मध्य पूर्व अफ्रीका और यूरोप के अंतर संबंध की व्यावहारिकता का अध्ययन कर रहा है। इसको हम मेंस में पूरा पढ़ेंगे। फिर इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले भी इसको कवर अप कर लिया है, प्री के हिसाब से उतना सफिशिएंट है। फिर है पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना, परिणाम लिंक्ड वित्तीय सहायता प्रदान करके वितरण कंपनियों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद करने के लिए 2021 में शुरू की। इसको भी याद नहीं करना है। वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2026 तक लगभग 3.04 लाख करोड़ का परिव्यय किए गए। इसको भी आपको प्री के हिसाब से याद नहीं करना है। फिर हमारी योजना आती है, उसका नाम है उजाला योजना। आप सबने सुनी होगी उजाला योजना के बारे में। क्या है भाई उज्ज्वला योजना? सभी के लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति 2015 में शुरू की गई। आपको ये योजना है जो कि बिल्कुल याद करनी है, प्री के हिसाब से ये महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि जो उजाला योजना का संबंध क्या है। ये किफायती दर पर हमें एलईडी जो लाइट है वो उपलब्ध करवाई जाती है, क्योंकि एलईडी में है जो कि विद्युत का है जो कि क्षय वो कम होता है, विद्युत कम खर्च होती है। और ये योजना शुरू कब की गई? 2015 में।
पारंपरिक और अकुशल प्रकार के स्थानों पर एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूबलाइट और ऊर्जा कुशल पंखे बेचे जाते हैं इसके माध्यम से। बिल्कुल सिंपल सा है, आपको याद रखना है। इसमें एलईडी से संबंधित चीजें प्रोवाइड की जाती है और 2015 में शुरू हुई थी। फिर एक पोर्टल है, मिशन है, जिसका नाम है समर्थ मिशन। क्या है? थर्मल पावर प्लांट में कृषि अवशेषों के उपयोग पर सतत कृषि मिशन समर्थ 2021 में शुरू किए गए। ये आपको एक बार पढ़ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है जो कि SLNP स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम। यह कार्यक्रम पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट और ऊर्जा कुशल एलईडी स्ट्रीट वेंडर में बदलने के लिए 2015 में शुरू किया गया। आप सबको पता है कि पहले जो जैसे सिटी में रहते हैं उनको पता हो गया कि जो स्ट्रीट लाइनें होती थी वो बल्ब जैसी होती थी। फिर सरकार ने उसको चेंज कर दिया और वर्तमान में वो बल्ब है वो कौन सा हो गए? एलईडी बल्ब। क्योंकि उसके द्वारा जो बिजली का है जो कि ज्यादा खर्च हो रही थी बिजली, तो एलईडी के द्वारा जो अनावश्यक जो विद्युत का अपव्यय हो रहा था उसको रोकने के लिए ये योजना है जो कि भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई थी। इसके बाद में हम पढ़ते हैं नवीकरणीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स। भारत का लक्ष्य 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट विद्युत ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। ये हमने पहले पढ़ा है। 2030 तक कितना है? जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उससे कितना है? 500 गीगावाट। 31 मार्च 2024 तक भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 2.1 गुना बढ़कर लगभग कितनी हो गई है? 45.89 गीगावाट हो गई। ये फैक्ट आपको याद रखना है। पवन ऊर्जा वर्तमान में भारत में कितनी स्थापित हो गई है? 45.89 गीगावाट। और REN21 के अनुसार पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत विश्व में चौथे नंबर पर है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्री में पूछे जाने की संभावना है कि पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है। तो भारत का पवन ऊर्जा क्षमता के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है अपने। फिर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सबने बहुत सारी बात पढ़ लिया होगा इसको। इसका लक्ष्य 1 करोड़ परिवारों में छतों तक सौर संयंत्र स्थापित करना है और वित्त वर्ष 2027 तक लागू किया जाता है। इसमें कितनी विद्युत है वो कितनी दी जाएगी? 300 मेगावाट। पीएम किसान ऊर्जा उत्थान सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, पीएम कुसुम, जो हम राजस्थान का इकोनॉमी सर्वे पढ़ते हैं उसमें भी पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? सौर कृषि पंपों द्वारा सोलर सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है। हमने इसको बहुत बार इकोनॉमी सर्वे में पढ़ लिया होगा, आप सब मुझे लगता है इससे वाकिफ होंगे। फिर भी आपको इसको एक बार पढ़ लेना चाहिए, प्री में इसका पूछा जा सकता है। फिर है उच्च दक्षता वाले सौर फोटोवोल्टिक। ये एक बार आई थिंक 2016 का या 18 का RS फ्री था, उसमें पूछा था कि ये किससे संबंधित है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए PLI योजना उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूल में गीगावाट पैमाने की विनिर्माण क्षमता हासिल करना है। तो एक बार पढ़ लेना है, उसको ज्यादा याद रखने की आपको जरूरत नहीं। फिर अगला है हमारा सौर पार्क योजना। जो सोलर पार्क योजना है वो क्या देखते हैं। सौर ऊर्जा डेवलपर्स को प्लग एंड प्ले मॉडल प्रदान करना है। अब सोलर पार्क स्कीम है, आपको सबको पता होगा, तो राजस्थान इकोनॉमी सर्वे पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं राजस्थान में बहुत सारे सोलर पार्क है, 7-8 सोलर पार्क है। तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे नोक कहाँ पर है, फलोदी कहाँ पर है, जो बड़ला है वो कहाँ पर है, इसको आपको सुमिलित करने का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हरित ऊर्जा गलियारा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा निकासी को सुविधाजनक बनाने और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए ग्रिड को पुनः आकार देने के लिए शुरू की गई थी। फिर आपको इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन 5 मिलियन मीट्रिक टन क्या होता है? ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। यह पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय हाइड्रोजन हरित मिशन है उसका लक्ष्य क्या है। उसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पन्न करना। कितना? 5 मिलियन मीट्रिक टन। ये जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है इसको हम मेंस में अच्छे से पढ़ते हैं कि इसमें और क्या क्या प्रावधान है। और मुझे लगता है इस बार का जो अगला मेंस है जो हमारा 2024 का होगा, इसमें इस क्वेश्चन के मेंस में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो प्री में आपको इतना याद रखना है 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन, क्योंकि ये मेंस में भी फैक्ट वापस याद करना होगा, इससे अच्छा आप अभी कर लो। फिर अगला है नई सौर ऊर्जा योजना, विशेष रूप से PVGT जो बस्ती ग्रामीण है उनके लिए है। पॉवर्टी वाले 1 लाख गैर विद्युतीकरण PVGT घरों को विद्युतीकरण के लिए PM जनमन के तहत शुरू की गई थी। PM जनमन योजना हमने पहले शुरू पढ़ ली थी।
फिर है CPSU योजना चरण 2, क्या है? इसका उद्देश्य PSU और सरकारी संगठनों द्वारा ग्रिड से जुड़ी सौर PV बिजली परियोजना को स्थापित करना है। इसको आपको ज्यादा याद रखने की, इन दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर है अटल बहुजल योजना, इसको आपको याद रखना है क्योंकि शायद अटल योजना से संबंधित पिछली बार प्री में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है? विश्व बैंक द्वारा संचालित है, 6000 करोड़ का है और 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुई है और 5 साल के लिए लागू हुई है। तो अटल बहुजल योजना किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा शुरू। कब शुरू हुई थी? तो हमारे ये 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुई। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। इसका फंड या बजट कितना है? 6000 करोड़। तो ये आपको अटल बहुजल योजना को आपको याद करना है। फिर एक इन स्पेस है, तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, ये अंतरिक्ष है ना, इन स्पेस। ये साइंस और टेक्नोलॉजी जब हम पढ़ते हैं उसमें हमारा एक स्पेस टेक्नोलॉजी प्री और मेंस दोनों में दिया हुआ है। सबको पता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हमारा प्री और मेंस दोनों में। तो ये जो इन स्पेस है ये 2022 में शुरू किया गया था, भारत सरकार के द्वारा इसका शुरू किया गया था और ये प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो आप इन स्पेस को अच्छे से याद कर लेना अभी, ताकि मेंस में भी इसमें उसको याद करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत पड़े। क्या है? अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और अधिकृत करने के लिए एक एकल सिंगल विंडो एजेंसी है। तो इन स्पेस क्या है? एक एकल सिंगल जो विंडो एजेंसी है वो है। और शुरू कब की गई इसका उद्घाटन? जून 2022 में। कहां पर किया गया था? आपको अहमदाबाद में किया गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि साइंस का भी है, फिर भी अवसंरचना में हमारे इकोनॉमी सर्वे में दिया हुआ है तो हमें याद करना है। फिर हैदराबाद स्थित मेसर्स स्काई रूट एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विक्रम एस प्रारंभ मिशन का प्रक्षेपण नवंबर 2022 में किया गया। अब आपको इसमें याद रखना है कि ये जो मिशन प्रारंभ है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? स्काई रूट एरो स्पेस के द्वारा। एरो स्पेस यह है, ठीक है, स्काई रूट एरो स्पेस के द्वारा शुरू किया गया था और ये एक निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, आपको ये ध्यान रखना है। स्काई रूट जो एरो स्पेस है ये निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी है और विक्रम एस और इसका दूसरा नाम क्या है? प्रारंभ मिशन। तो आपको ये अच्छे से याद करना चाहिए कि विक्रम एस या मिशन प्रारंभ का संबंध किससे है? तो स्काई रूट एरो स्पेस जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इससे, क्योंकि हमारा लॉन्चिंग व्हीकल देखते हैं तो लॉन्चिंग व्हीकल देखते हैं हमारा नाम सीधा दिमाग कहाँ जाता है? इसरो पर, कि ये हमारा इसरो का कोई प्रोग्राम होगा। और मान के चलो अगर मिशन प्रारंभ पूछ लिया तो आरपीसी पहला ऑप्शन यही देगी, इसरो का। अगर इसरो ना दिया तो सेकेंड नासा का देगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना ये किसका है? स्काई रूट का। या फिर अगर थर्ड ऑप्शन होगा तो स्पेस एक्स का भी पूछ सकते हैं, एलन मस्क वाली, फिर अपने देगी स्काई रूट एरो स्पेस। तो आपको ये अच्छे से याद करना है। इन स्पेस भी याद करना है। इन स्पेस क्या है? एक एकल खिड़की सुविधा वाली पोर्टल जो अपने केंद्र है, एजेंसी है। इसके बाद में पहला निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र 25 नवंबर 2022 को SDSC सार में इसरो परिसर में मेसर्स अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई द्वारा स्थापित किया गया। तो भारत का पहला निजी लॉन्च पैड कौन सा है? तो इसको आपको याद करना है। क्या है नाम? अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई। ये भी प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये क्वेश्चन अपने जो क्यूबिट सीरीज थी उसमें पूछा गया था। मार्च 2024 तक 23 मंत्रालयों को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल पर शामिल किया गया है। ये फैक्चुअल जानकारी है, ये आपको याद रखना है। हम पढ़ते हैं पीएम गति शक्ति योजना मेंस में, तो उसमें मंत्रालयों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो वर्तमान में इसमें 43 मंत्रालय है वो शामिल है और ये भी प्री के हिसाब से हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये पीएम गति शक्ति में कितने मंत्रालय हैं? 43 मंत्रालय शामिल है, 43। फिर अगला है हमारा चैप्टर नंबर 13, वापस आ गया जलवायु परिवर्तन और भारत हमें समस्या को अपने नजरिए से क्यों देखना चाहिए। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित आप लोगों को पहले विदित होगा कि मैंने एक चैप्टर पहले हमने कवर अप कर लिया है और ये हमारा जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित सेकंड चैप्टर है और हमारा जो मेंस का सिलेबस है उसमें भी जलवायु परिवर्तन दिया हुआ है। तो ये जलवायु परिवर्तन है वो प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं।
दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश और वर्तमान में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत 2030 तक 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। वर्तमान में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और 2030 तक ऐसा माना जाता है कि दुनिया की अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी किसकी होगी? इंडिया की। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर एक ऐसी रणनीति अपनाई जा रही है जिसमें कई बातें शामिल है। उससे आमतौर पर जलवायु अनुकूल और या जलवायु शमन कहा जाता है। तो जलवायु परिवर्तन या जलवायु शमन किसे कहते हैं? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो नीतियां या रणनीति बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? हम जलवायु अनुकूलन, क्लाइमेट मिटिगेशन या फिर क्लाइमेट एडेप्टेशन कहा जाता है। 2030 तक जलवायु के मामले में दुनिया को सही दिशा में लाने के लिए WEO वर्ल्ड आउटलुक जो इकोनॉमिक आउटलुक है 2023 द्वारा प्रस्तावित वैश्विक रणनीति के 5 मुख्य पिलर्स। ये क्वेश्चन प्री में तो आई डोंट थिंक सो, मेंस में इस क्वेश्चन के पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है, वो भी 5 नंबर में। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट की है जो कि जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु 5 स्तरीय रणनीति क्या है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन है जो कि RS 2021 का जब मेंस हुआ था, 21 के मेंस में ये 5 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा गया था। आई थिंक क्वेश्चन ये था कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए एक 5 स्तरीय एक रणनीति बनाई गई है, वो रणनीति क्या है? तो ये इस प्रकार के ये WEO क्या है, तो इसका भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है? वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता को 3 गुना करना, फिर ऊर्जा दक्षता में सुधार की दर को 2 गुना करना, जीवाश्म ईंधन गतिविधियों में मीथेन उत्सर्जन को 75% तक कम करना। एक बार देख लेना, इनको याद करने की जरूरत नहीं, मेंस में वापस पढ़ेंगे। उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में स्वच्छ ऊर्जा में निवेश को 3 गुना करने के लिए नवाचार, अधिक वित्त पोषण तंत्र उपलब्ध करवाना, जीवाश्म ईंधन के उपयोग में चरणबद्ध कमी के उपाय जिसमें कोयला आधारित नई अनइनवेटेड बिजली संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी नहीं देना भी शामिल है। फिर आई थिंक जो हमारा इस बार का मेंस होगा इसमें 2 नंबर का 5 नंबर का कुछ ना कुछ तो ये क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। मुझे तो गट्स फील आ रही कि 100% आएगा। मिशन लाइफ मोदी जी का ये फेवरेट है भाई, मोदी जी बहुत बार चर्चा इसके बारे में करते हैं। मिशन लाइफ क्या है? तो लाइफ क्या है, फुल फॉर्म क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफ की फुल फॉर्म क्या हो गई? LIFE, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाना। हमारी जो जीवन शैली है उसको इस प्रकार अपनाना कि जलवायु को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, पर्यावरण को कम से कम खतरा हो। ठीक है, तो ये है हमारा मिशन लाइफ, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इसकी घोषणा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2021 में की गई थी। कब की गई थी भाई? याद रखना, 2021 में। और जो UNFCCC का COP26 जो ग्लासगो में हुआ था वहां पर इसकी घोषणा की गई थी। कहां हुआ था ये? ग्लासगो में। ग्लासगो कॉमनवेल्थ होता है, आपको पता होगा। ठीक है, 2021 COP26 ग्लासगो, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक जलवायु वार्ताओं में व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को केंद्र बिंदु में लाना और पृथ्वी ग्रह के अनुकूल विकल्पों को चुनने की दिशा में व्यक्तिगत कार्यों और सामूहिक मांग को आगे बढ़ाना। अभी तो आप एक बार पढ़ लो, मेंस में आपको ये सीधा सीधा यही लिखना। अगर क्वेश्चन 2 नंबर पूछा जाए मिशन लाइफ क्या है, इसके संदर्भ में इसका उद्देश्य, तो इसको लिखना है। घोषणा 2021 में UNFCCC के 26 में भारत सरकार द्वारा की गई। उद्देश्य ये सीधा कर सीधा यही लिखना, आपको वर्ड चेंज नहीं करना। आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें व्यक्तियों के लिए अधिक संधारणीय जीवन शैली अपनाने हेतु 75 लाइफ कार्यों की एक व्यापक लेकिन आसान सूची तैयार की है। इसमें बता दिए कि ये 75 कार्य है, आपको इस प्रकार अपने दैनिक जीवन या दैनिक जीवन शैली या दैनिक जो दिनचर्या है उसको इस प्रकार व्यतीत करना है ताकि देश में जो पर्यावरण का है जो कि संधारणीय विकास हो सके। लाभ क्या है? 2030 तक वार्षिक वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 2 बिलियन टन से अधिक कम करने में मदद मिलेगी और 2030 तक आवश्यक उत्सर्जन कटौती का 20% है। ये एक इससे एक्सपेक्टेड लाभ हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री के हिसाब से नहीं पर मेंस के हिसाब से हम इसमें इसको लिख सकते हैं।
उपभोक्ता को लगभग 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत भी हो सकती है, ये इससे लाभ हो सकता है। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 12 और 13 भी पूरा हो गया। एक बार इसका वापस देख लेते हैं कंसाइज कि आज हमने क्या क्या पढ़ा और एग्जाम में क्या क्या पूछे जाने की संभावना है। क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा अवसंरचना। अवसंरचना में हमने पढ़ा वही कि हमारा टारगेट 2047 तक विकसित भारत बनना है। फिर हमने पढ़ा भारतमाला परियोजना, आप सबको पता है सड़क कनेक्टिविटी से संबंधित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके 3 चरण है। पहला चरण 2000 में शुरू हुआ, दूसरा चरण 2013 में और तीसरा चरण 2019 में शुरू हुआ। फिर हमने पढ़ा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम है, इसके तहत 11 औद्योगिक गलियारे विकसित किए जाएंगे, आपको याद रखना है। फिर जो पर्वतमाला परियोजना है ये धार्मिक और पर्यटन से संबंधित है और 6 रोपवे विकसित किए जाएंगे। फिर हमने पढ़ा रेल परिवहन में कोई इंपोर्टेंट जैसा कुछ था नहीं। फिर हमने शुरू किया था जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, कुल कितनी इसकी है लंबाई 508 किलोमीटर और जापान के सहयोग से ये विकसित किया जा रहा है। फिर हमने पढ़ा रेलवे के 3 गलियारे, तीनों गलियारों के नाम याद रखने कौन कौन से हैं। उच्च यातायात घनत्व गलियारा, ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारा, फिर रेल सागर यानी बंदरगाह कनेक्टिविटी से संबंधित गलियारा। फिर जलवायु परिवहन, तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है, उसके अनुसार शिपिंग सेक्टर में हमारा जो रैंक है वो कितनी हो गई है, 22वीं रैंक हो गई है। फिर हमने पढ़ा सागरमाला परियोजना कब शुरू हुई थी, 2015 में, किससे संबंधित है, जो बंदरगाह का आधुनिकीकरण से संबंधित है, बंदरगाह आधारित है, जो कि जो बेसिक जो आधारभूत ढांचे है उसका निर्माण करने से संबंधित है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय समुद्री जो विरासत परिषद है, यह परिसर है जो कि गुजरात के लोथल में स्थापित किया जाएगा। और वदावन जो महाराष्ट्र में है उसमें एक नया बंदरगाह स्थापित किया जाएगा और ये भारत का 13वां बंदरगाह होगा। फिर हमने पढ़ा नागरिक उड्डयन। नागरिक उड्डयन में पढ़ा हमने एक उड़ान योजना। उड़ान योजना की टैगलाइन क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। फिर हमने पढ़ा 22 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे हैं जो कि इनको मंजूरी दे गई है और 12 जो हवाई अड्डे हैं वो वर्तमान में क्या हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। फिर हमने पढ़ा पावर सेक्टर, विद्युत सेक्टर। विद्युत सेक्टर में हमने देखा कि वन सन, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। उसके बाद में हमने पढ़ा उजाला योजना, सभी लोगों को है जो किफायती दर पर एलईडी जो बल्ब है या फिर पंखे या फिर ट्यूबलाइट है जो उनको उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार द्वारा यह शुरू किया गया था 2015 में। फिर हमने इसके बाद देखा भारत का 2030 तक जो गैर नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है वो कितना है, 500 गीगावाट है। और भारत में पवन ऊर्जा की क्षमता कितनी है, लगभग 45.89 गीगावाट है। और वर्तमान में भारत की रैंक क्या है पवन ऊर्जा में, 4th रैंक है। उसके बाद में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना हमने पहले ही पढ़ लिया है। पीएम जो कुसुम योजना है जो सौर कृषि पंपों से संबंधित है, हमने पहले ही इसको पढ़ लिया है। उसके बाद में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है, इसका उद्देश्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। इसके बाद में हमने पढ़ा जो अटल बहुजल योजना है ये शुरू कब हुई थी, किसके द्वारा हुई थी और इसका फंड क्या है। तो ये हमारी शुरू हुई थी 1 अप्रैल 2020 से। इसका ये है जो कि 5 वर्षों के लिए शुरू हुई थी और ये है जो कि विश्व बैंक के द्वारा, विश्व बैंक की सहायता से यह है जो कि योजना शुरू हुई थी और इसका फंड कितना है, 6000 करोड़ का है। फिर हमने इन स्पेस पढ़ा। इन स्पेस क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस के क्षेत्र में एक सिंगल विंडो एजेंसी के रूप में ये काम करेगी जो निजी क्षेत्र को है जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी में बढ़ावा देने के लिए ये भी काम करेगी। कब स्थापित हुई थी, जून 2022 में इसका उद्घाटन है वो अहमदाबाद में किया गया। फिर स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा विक्रम एस या मिशन प्रारंभ है वो शुरू किया, प्रक्षेपण किया गया था। कब किया गया था, नवंबर 2022 में। फिर हम पढ़ते हैं भारत का प्रथम जो निजी सेक्टर का लॉन्च बोर्ड है उसका नाम क्या है, अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ का है, ये चेन्नई का। फिर हमने पढ़ा पीएम गति शक्ति योजना है, उसमें 43, वर्तमान में कितने मंत्रालय शामिल है, 43 मंत्रालय शामिल है। उसके बाद में हमने चैप्टर नंबर 13 नंबर जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित चैप्टर है उसको पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा मिशन लाइफ, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। और ये भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था, 2021 में दिया गया था। कहां दिया गया था, UNFCCC जो COP26 ग्लासगो में आयोजित हुआ था, वहां पर भारत सरकार के द्वारा यह पहल शुरू की गई थी।
ठीक है। और लाइव के कार्यों की सूची में कितनी लिस्ट है? 75 लिस्ट है। तो इसी के साथ हमारा जो इंडियन इकोनॉमी का जो भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 है उसकी क्लासें यही समाप्त होती है। आई होप सब लोगों को पसंद आई होगी। अगर किसी को कोई भी प्रकार की समस्या हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वहां पर आपके कमेंट का जरूर उत्तर दिया जाएगा। इसके साथ ही इसके बाद में हम जो हमारी बेसिक इंडियन इकोनॉमी सीरीज है उसको ही जल्द शुरू करने वाले हैं। आप सभी को एक बार पुनः दीपावली की सबको बेस्ट विशेज। आपकी जिंदगी है जो कि दीपावली की दियों की तरह सबकी जिंदगी में है, जो कि 2024-25 में रोशनी आए और यूं ही आपके चेहरे हैं वो हंसी खुशी के साथ आपके पूरे है जो कि जो आगामी जिंदगी है वो बीते। तो हमारे इंडियन इकोनॉमी सर्वे है वो पूरा हो चुका है। अब बेसिक इंडियन इकोनॉमी हम जल्दी शुरू, इसके जस्ट बाद ही हमारा बेसिक इंडियन इकोनॉमी है वो शुरू हो जाएगी। आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह सर्किल है जो सीरियस एस्पिरेंट है और जिनको इकोनॉमी सर्वे का कंटेंट नहीं मिल रहा है उसको आप क्लास शेयर करें। और जो हमारा नोट्स है, आपको जो ये हमारा कंटेंट की पीडीएफ है वो तेज सिविल्स के ऐप पे मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हो और अपने जो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बताए उसके अकॉर्डिंग आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।